Hello, student. Welcome back to your own YouTube channel APS साइंस का ट्यूमर। तो बच्चों लास्ट जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। ठीक है, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म, ये टॉपिक अपना चल रहा है, चैप्टर हमारा चल रहा है, 3 नंबर का चैप्टर है। मैग्नेटिज्म के बारे में हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने देखो यहाँ चुंबक के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, छड़ चुंबक, नाल चुंबक, वलय चुंबक। छड़ चुंबक के हमने गुणधर्म हमने पढ़ लिए। चुंबकीय बल रेखाओं को भी हमने सीख लिया था कि किस तरह हम चुंबकीय बल रेखा बनाते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमने चुंबकीय बल रेखा देखी थी और उदासीन बिंदु का भी हमने अध्ययन किया था कि हमें उदासीन बिंदु कहाँ मिलते हैं। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि उदासीन बिंदु कौन से पॉइंट होते हैं कि जहां जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, वहां क्या होता है, जीरो होता है। अब परिणामी किसका? तो मैंने आपको समझाया था कि जो हम बल रेखाएं बनाते हैं कंपास की सहायता से, चुंबकीय सुई की सहायता से, जो हम किसी छड़ चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, तो वो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो वास्तव में परिणामी क्षेत्र को शो करती हैं। अब परिणामी किसका? एक तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और एक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने सीखा था कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, साउथ डायरेक्शन, दक्षिणी दिशा से उत्तर दिशा की ओर होता है। जैसे जैसे हम चुंबक से दूर जाते हैं तो चुंबक का क्षेत्र तो कम होता जाता है और पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। तो ये हमने सीख लिया था। तो आज नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास। तो बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव, ये आज का टॉपिक है हमारा, चुंबकीय द्विध्रुव तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बच्चों देखो, बिल्कुल आप थोड़ा सा कंपैरिजन लेके चले तो वो चीजें वही है, कंसेप्ट वही है, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक में विद्युत क्षेत्र की हम बात करते हैं, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। तो काफी हम तुलना कर सकते हैं। जैसे वहां होता था विद्युत द्विध्रुव, तो हमने सीखा था कि विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता था, एक नेगेटिव चार्ज होता था, एक पॉजिटिव चार्ज होता था। ठीक है, और कुछ दूरी पर वो स्थित होते थे। यानी इन दोनों का जो परिमाण है वो दोनों का परिमाण क्या होता था, समान होता था। ठीक है, और इनकी जो प्रकृति होती थी वो कैसी होती थी, विपरीत होती थी। तो आवेशों के इस युग्म को हमने क्या बोला था, विद्युत द्विध्रुव बोला था। तो अब चुंबकीय द्विध्रुव क्या होगा, देखो बिल्कुल इसी के जैसा। चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब क्या हो गया कि भाई एक तो एन पोल होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए बच्चों, एस पोल होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, एस पोल। ठीक है, तो एक एन पोल हो गया, एक एस पोल हो गया, दो ध्रुव हो गए, और इनके ध्रुव प्रबलता का जो परिमाण है वो क्या होना चाहिए, समान। आपको पता है जो उत्तरी ध्रुव होता है उसकी ध्रुव प्रबलता धनात्मक होती है और जो दक्षिणी ध्रुव होता है उसकी ध्रुव प्रबलता ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता का परिमाण क्या है, समान। समान ध्रुव प्रबलता वाले विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुवों का जो युग्म है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव। यानी हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल, एक तो एन ध्रुव होना चाहिए और एक एस ध्रुव होना चाहिए। ठीक है, दोनों की ध्रुव प्रबलता क्या, समान होनी चाहिए और प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। तो इसे हम बोलेंगे चुंबकीय द्विध्रुव। तो देखो क्या डेफिनेशन हो गई चुंबकीय द्विध्रुव की,
देखो समान ध्रुव प्रबलता, समान परिमाण लिख दूं मैं, समान परिमाण वाली लिख देता हूं, समान परिमाण वाली ध्रुव प्रबलता समान परिमाण वाली ध्रुव प्रबलता एवं विपरीत प्रकृति वाले, अब दो प्रकृति होती है, एक तो एन होगा और एक एस होगा, तीसरा तो होगा नहीं, एवं विपरीत प्रकृति वाले दो चुंबकीय ध्रुव, दो चुंबकीय ध्रुवों, तो दो चुंबकीय ध्रुव कौन कौन से, एन एवं एस। समान परिमाण वाली ध्रुव प्रबलता एवं विपरीत प्रकृति वाले दो चुंबकीय ध्रुवों एन व एस के युग्म को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। समझ गए, सिंपल है बिल्कुल। मतलब समान परिमाण, ध्रुव प्रबलता का परिमाण तो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और जो नेचर है ध्रुव का, जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए, विपरीत प्रकृति का। ठीक है, यानी एक से तो बल रेखा बाहर की तरफ हो और एक से बल रेखा उसकी ओर हो, यानी एन और क्या होना चाहिए, एस। तो हमारे सामने कौन कौन से देखो चुंबकीय ध्रुव बन सकते हैं, एक तो आपको पता ही है, जैसे अपना कोई छड़ चुंबक, तो हम छड़ चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव बोल सकते हैं, क्योंकि छड़ चुंबक में क्या होता है, दो ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव होता है और एक क्या होता है बच्चों, एस ध्रुव। तो एन की प्रबलता भी एम है और एस की प्रबलता भी क्या है, एन। दोनों का जो परिमाण है वो क्या होता है, समान। ऐसे बच्चों कोई धारावाही लूप होता है, धारावाही लूप, कोई कुंडली है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो भी क्या होता है, हमारा चुंबकीय द्विध्रुव होता है। ठीक है, और ऐसे ही धारावाही लूप को मैं बना के बताऊंगा अभी। ऐसे ही जो हमारी चुंबकीय सुई है, मैग्नेटिक निडल, चुंबकीय सुई का मतलब पता है आपको, एक तो क्या होता है एन पोल, एक क्या होता है एस पोल। तो चुंबकीय सुई भी क्या होती है, चुंबकीय द्विध्रुव होती है। धारावाही लूप की बात करें तो आप सोचोगे कि सर धारावाही लूप में किस सारे ध्रुवों का निर्माण होता है, तो बिल्कुल जैसे आपको पता है, सपोज करो हमारे पास ये कोई धारावाही लूप है, ठीक है, और इसमें मान लो करंट इस तरह फ्लो हो रहा है, और ये इसका मान लो क्या है बच्चों, अक्ष है। तो बच्चों इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, देखो आप जो करंट अगर ऊपर से देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज आपको दिखाई देगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ये जो ऊपर वाला सिरा होता है इसका, ऊपर वाला, ऊपर से देखने पर ये इसका जो तल है वो एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। और जब आप नीचे से देखोगे तो बिल्कुल आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन आपको विपरीत दिखाई देगी। अगर ऊपर एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे क्या होगा, क्लॉकवाइज आपको दिखाई देगा। तो जो नीचे वाला जो सिरा होता है, ये जो नीचे वाला इसका सिरा है, ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप ऊपर से देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज करंट आपको दिखाई दे रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वो जो तल है, कुंडली का जो तल है वो एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। और जब आप नीचे से देखोगे, अपोजिट साइड से देखोगे, तो अपोजिट डायरेक्शन आपको दिखाई देगी, तो वो सिरा क्या बन जाएगा बच्चों, एस ध्रुव बन जाएगा। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं, देखो इसे मान लो ये मेरे पास ये कुंडली, ये मान लो तल के लंबवत रखी हुई है, कैसे रखी हुई है, तल के लंबवत, ये तो तल में थी। अब सपोज करो इसमें करंट मान लो इस तरह फ्लो हो रहा है, करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैं इसको दाईं तरफ से देखूंगा, अगर मैंने अपनी जो आंखें हैं मैंने यहां रख रखी है, इसको मैं यहां से देख रहा हूं, दाईं तरफ से देखूंगा तो बच्चों मुझे ऐसे दिखाई देगा, यानी करंट एंटी क्लॉकवाइज, यानी कौन सा ध्रुव बन जाएगा, एन ध्रुव बन जाएगा। कौन सा ध्रुव बन जाएगा, एन ध्रुव। और अगर इसी कुंडली को जब मैं बाईं तरफ से देखूंगा, दाईं तरफ से देखा तो दाईं तरफ से मुझे क्या दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब मैं बाईं तरफ से देखूंगा इस कुंडली को, देखो
अगर मैं इस कुंडली को बाईं तरफ से देखूं, ये कुंडली मेरे पास है, बाईं तरफ से देखने पर मुझे यहाँ करंट कैसा दिखाई देगा बच्चों? क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये जो ध्रुव है अब ये किसकी भांति आपको दिखाई देगा? ये आपको एस ध्रुव की भांति दिखाई देगा। कब? कहां से देखने पर? बाईं तरफ से देखने पर आपको दिखाई देता है क्लॉकवाइज करंट, तो आपको ये एस ध्रुव की भांति व्यवहार होगा। और जब आप दाईं तरफ से देखोगे तो क्या बन जाता है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। यानी जब भी करंट आपको वामावर्त दिशा में दिखाई दे तो कुंडली का वह तल किसकी भांति व्यवहार करता है? एन ध्रुव की भांति। ठीक है। और जिस दिशा से देखने पर आपको जो करंट है वो बच्चों अगर आपको दक्षिणावर्त दिखाई दे तो कुंडली का यह जो तल है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा? एस ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इसका मतलब जो धारावाही लूप है वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो धारावाही लूप, करंट कंडक्टिंग लूप इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। धारावाही जो लूप है वो चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में है। तो देखा हमने छड़ चुंबक हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है, धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव है और चुंबकीय सुई भी क्या होती है? चुंबकीय द्विध्रुव। तो ये तो क्या हो गए बच्चों? द्विध्रुव की परिभाषा हो गई। समझ गए? चलो आप देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, अब ध्यान रखना बलाघूर्ण अलग चीज है। बलाघूर्ण तो क्या होता है? टाउ। तो मैं बात कर रहा हूं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसा हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी कुंडली में मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रही है और उस कुंडली का क्षेत्रफल कितना है? ए है, तो वो अभिलंब जो है उसका वो चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बनाता है? अल्फा। तो बताओ जो बलाघूर्ण का फॉर्मूला हमने पढ़ा है टाउ इज इक्वल टू कितना था? एन आई ए बी साइन अल्फा, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बलाघूर्ण हमने पढ़ा हुआ है। किसी धारावाही लूप पर चुंबकीय क्षेत्र में इतना बलाघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, और बलाघूर्ण क्या करता है? बलाघूर्ण जो है वो उस लूप को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। तो देखो कोई लूप हमारे पास है, उसमें एन फेरे हैं, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, उसका क्षेत्रफल ए है, बी चुंबकीय क्षेत्र है और जो उसका अभिलंब है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है? अल्फा। तो कितना बड़ा कोण लगता है भाई? टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन अल्फा। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? एन आई ए बी साइन अल्फा। अब आप अगर थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी में चले, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम चले, तो वहां जो विद्युत बलाघूर्ण था, यहां चुंबकीय बलाघूर्ण है, वहां जब अगर बात करें विद्युत बलाघूर्ण की तो वहां टाउ इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने? पीई साइन अल्फा। पीई साइन अल्फा, टाउ क्या था वहां पर? पीई साइन अल्फा। तो आप देख रहे हैं, देखो इसकी तुलना करें आप, देखो ये विद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, साइन अल्फा तो है हमारे पास, तो यानी यहां जो P है ये आ रहा है NIA। तो आप तुलना करने पर देखेंगे कि यहां जो P होता था, P को बोलते थे द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है बच्चों? द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां हम दोनों की तुलना करें, देखो B क्षेत्र है, E क्षेत्र है हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ये साइन अल्फा है ही। तो इसका जो मल्टीप्लायर है, जो गुणज है NIA, तो यहां ये होता है चुंबकीय बलाघूर्ण। जैसे यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ऐसे ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। बलाघूर्ण नहीं, बलाघूर्ण तो टाउ है, ये क्या हो जाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से जो NIA है वो क्या होना चाहिए बच्चों? वो होना चाहिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको शो करते हैं M से। तो M इज इक्वल टू क्या हो गया? NIA। ठीक है, M बराबर क्या हो गया? NIA। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो धारा और क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल सदिश है उसे क्या होता है? समानुपाती होता है, और n क्या होती है? फेरों की संख्या। तो m बराबर क्या हो गया? NIA। तो अभी तो हमने देखा है दोनों की तुलना करके कि जो विद्युत क्षेत्र में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था टाउ इज इक्वल टू पी साइन अल्फा,
और जो मैग्नेटोस्टैटिक हम पढ़ रहे हैं, यहाँ NIA आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है P। तो जो B sin अल्फा का गुणज है वो किसको शो करता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को शो करता है। ठीक है, तो इसी को हम इस तरह परिभाषित कर देते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों इसे हम कैपिटल M से शो करते हैं और ये सदिश राशि होती है, कैपिटल M और सदिश राशि। तो किसी धारावाही लूप की बात करें, धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण देखिए, धारावाही लूप के लिए, कोई धारावाही लूप के लिए, तो अगर मान लो लूप में n फेरे हैं, ठीक है, I उसमें धारा प्रवाहित हो रही है और A उसका क्षेत्रफल वो घेरे हुए हैं। कोई लूप हमारे पास है, सपोज करो ये लूप हमारे पास है, ठीक है, ये इसका अक्ष मान लो, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, A इसका क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है, और इसमें n कितने फेर हैं। तो धारावाही लूप के लिए जो हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण होता है कैपिटल M, वो समानुपाती होता है धारा और क्षेत्रफल के गुणनफल के, M समानुपाती IA। तो यहाँ बच्चों एक कांस्टेंट आता है M इज इक्वल टू KIA, K को सुविधा के लिए अपन 1 मानते हैं, तो M इज इक्वल टू IA, K को हम क्या मानते हैं 1, इसको हम खुद कंसीडर करते हैं। ठीक है, n फेरों के लिए, ये तो एक फेरे के लिए हो गया, n फेरों के लिए M इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों NIA, M इज इक्वल टू क्या हो जाता है NIA। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि M इज इक्वल टू NIA। सदिश राशि होती है तो इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे, देखो सदिश रूप में M वेक्टर इज इक्वल टू NIA और ये इसका डायरेक्शन बता रहा है n कैप। तो n कैप क्या होता है, बिल्कुल तल के लंबवत, यानी क्षेत्रफल की दिशा में। जो m होता है वो क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल की दिशा में। तो हम दक्षिण हस्त नियम से इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, राइट हैंड रूल से। ठीक है, कैसे कि जैसे मान लो ये हमारे पास लूप है, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां है वो तो किसको शो करे, धारा की दिशा को शो करे। तो जो अंगूठा होगा वो किसको शो करेगा, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को, यानी अभिलंबवत यहाँ पर क्या है, ऊपर की ओर। तो धारा अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी वो क्या होगी, तल के लंबवत ऊपर की ओर। और अगर धारा मान लो क्लॉकवाइज है, सॉरी धारा अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट है बच्चों, तो आप देखोगे दक्षिण हस्त नियम से जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, आगे बात समझ में। तो M जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है धारावाही लूप के लिए, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है NIA। दिशा किसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। धारा अगर लूप में एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर की ओर होगा, अंगूठा ऊपर की ओर जा रहा है। और अगर क्लॉकवाइज है करंट, क्लॉकवाइज मान लो करंट है, तो मुड़ी हुई उंगलियां तो धारा की दिशा को बता रही है, तो ये अंगूठा नीचे जा रहा है, तो किसको शो कर रहा है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को। ओके, देखो M का मात्रक भी लिख सकते हैं। देखो M का मात्रक क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। N तो फेरों की संख्या है, संख्या कोई मात्रक नहीं है। I धारा यानी एम्पियर, ये क्या होता है, क्षेत्रफल। तो ये बच्चों क्या हो गया, ए का मतलब क्षेत्रफल यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया इसका मात्रक, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। और इसकी विमा क्या होगी, ये जो चुंबकीय आघूर्ण हमने पढ़ा है, अब चुंबकीय आघूर्ण बोल दो चाहे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम और क्या बोल सकते हैं, हम इसे चुंबकीय आघूर्ण भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंटा, चुंबकीय आघूर्ण। तो इसकी विमा क्या होगी, ए धारा है तो धारा की विमा क्या हो गई, A1,
ये मीटर स्क्वायर है तो क्या हो गया बच्चों L2। तो MLT के रूप में लिखना हो तो M0 L2 T0 A1, M0 L2 T0 A1। तो इसकी क्या हो गई बच्चों विमा। तो ये हमने किसी धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं, कोई छड़ चुंबक की बात करें। किसकी बात करें, किसी छड़ चुंबक की हम बात करके देखते हैं। ये तो हमने कोई लूप लिया है, अब मैं बात कर रहा हूं कोई छड़ चुंबक के लिए, तो ध्यान देना इसमें। ओके तो नेक्स्ट इसमें मैं ले रहा हूं सेकंड पॉइंट, छड़ चुंबक के लिए, किसी छड़ चुंबक के लिए, ठीक है। ओके तो बच्चों छड़ चुंबक की बात करें तो ये हमारे पास छड़ चुंबक है, बार मैग्नेट है, ठीक है। ये इसका N ध्रुव हो गया और ये क्या हो गया इसका S ध्रुव। दोनों ध्रुवों के मध्य जो प्रभावकारी लंबाई है उसे मैं मान रहा हूं 2L। ज्यामितीय लंबाई अलग होती है, दोनों ध्रुवों के मध्य जो इफेक्टिव लेंथ है, प्रभावकारी लंबाई, जो ज्यामितीय लंबाई का 5/6 गुना होती है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो दोनों ध्रुवों के मध्य लंबाई मैंने क्या मानी 2L। इसकी ध्रुव प्रबलता भी स्मॉल m है और इसकी ध्रुव प्रबलता भी क्या है स्मॉल m। ओके तो देखिए किसी छड़ चुंबक के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण होता है कैपिटल M जो होता है वो क्या होता है, किसी भी एक ध्रुव की प्रबलता और उनके मध्य दोनों ध्रुवों के मध्य दूरी के गुणनफल के बराबर होता है m इंटू 2L। तो कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू 2L। L भी हम मान सकते हैं, लेकिन आगे जैसे हमने विद्युत द्विध्रुव में मैंने दूरी 2a मानी थी ताकि उससे आपने देखा था कि डेरिवेशन इजी हो जाता है, तो ऐसे मैं 2L मान रहा हूँ। तो 2L का मतलब ये नहीं है कि लंबाई दुगनी कर दी, ये दोनों के मध्य जो लंबाई है उसी को हमने क्या माना है 2L माना है, ठीक है। तो कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू 2L। क्लियर है? ओके तो आप ध्यान दें यहाँ पर, अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें सदिश रूप में, ये तो क्लियर हो गया कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो किसी भी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के मध्य जो दूरी होती है उसके गुणनफल के बराबर होता है। सदिश राशि होती है तो सदिश रूप में क्या लिखेंगे कि m वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू 2L वेक्टर। m वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू 2L वेक्टर, ठीक है बच्चों। इसकी जो डायरेक्शन होती है, छड़ चुंबक की बात करेंगे तो m की जो दिशा होगी, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, वो s ध्रुव से n ध्रुव की ओर होती है, s ध्रुव से n ध्रुव की ओर। ठीक है, जो m वेक्टर की दिशा है, जो चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन होती है वो s से क्या होती है n की ओर। तो आपको बिल्कुल ध्यान आ गया होगा कि जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती थी उसकी दिशा कहां से कहां होती थी, -q से +q। तो ये -q की जगह s आ गया और +q की जगह क्या आ गया n आ गया। तो s ध्रुव से n ध्रुव की ओर, तो मैंने अगर मान लो इसको देखो, मैं अगर s यहां लिख दूं, इसको मैंने s लिख दिया, इसको n लिख दिया, तो आप देख सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होती है s से n की ओर। तो ये हमारा किसी छड़ चुंबक के लिए क्या आ गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और देखिए तो इससे में कुछ एग्जांपल ले, देखो यदि किसी स्मॉल l लंबाई वाले, स्मॉल l लंबाई क्या है, प्रभावकारी लंबाई, यदि किसी स्मॉल l, चलो मैं लिख देता हूं पूरा, यदि किसी स्मॉल l प्रभावकारी लंबाई वाले छड़ चुंबक को स्मॉल r त्रिज्या के अर्धवृत्त के रूप में, अर्धवृत्त के रूप में
परिवर्तित किया जाए या मोड़ा जाए ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यदि किसी स्मॉल एल प्रभावकारी लंबाई वाले कोई छड़ चुंबक है, उसमें आर त्रिज्या के अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दें, परिवर्तित किया जाए तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो चुंबकीय आघूर्ण, देखिए कहने का मतलब यह हुआ कि ये हमारे पास बार मैग्नेट है, ये एस है, ये क्या है एन, ठीक है। तो इनके मध्य जो प्रभावकारी लंबाई है वो क्या है? स्मॉल एल, ठीक है। और चुंबकीय आघूर्ण हमारे पास एम है इस डायरेक्शन में। अगर इसको मोड़कर आर त्रिज्या का अर्धवृत्त बना दें, इसको मोड़कर हम क्या बना दें? आर त्रिज्या का अर्धवृत्त, यानी हमने इसको ऐसे बना लिया, ऐसे बनेगा अर्धवृत्त। इसको हमने मोड़ के अर्धवृत्त के रूप में बना दिया, तो ये बच्चों हो गया एस सिरा, ये क्या हो गया इसका? एन सिरा, ठीक है। तो बच्चों ये तो हो गया देखो त्रिज्या आर, और ये भी क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी, यानी टोटल डिस्टेंस अब क्या आएगी? 2r, ठीक है। यानी हमने जो एल लंबाई का था हमारे पास, टोटल लंबाई कितनी है एल, उसे हमने 2r त्रिज्या का बना दिया अर्धवृत्त। तो अब देखें क्या होगा, देखो चूंकि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एल, तो यह लंबाई मैंने क्या मानी है? l। अब आप देख सकते हैं चित्र से, जो l लंबाई है, ये पूरी जो l लंबाई का हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है, छड़ चुंबक है। अब इसकी लंबाई, अगर इसकी त्रिज्या r है तो अर्धवृत्त की परिधि के बराबर हो गई लंबाई, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? पाई r। अर्धवृत्त की परिधि क्या हो गई बच्चों? पाई r। L इज इक्वल टू क्या हो गया? पाई r, समझ गए? L इज इक्वल टू पाई r। तो यहां से देख सकते हैं कि R इज इक्वल टू क्या आएगा? L अपॉन पाई, इक्वेशन नंबर 2। तो इस वाले आप चित्र से देखोगे कि चुंबकीय आघूर्ण मान लो मैंने क्या मान लिया? m डैश, मतलब क्या फर्क पड़ा मोड़ने पर? ध्रुव प्रबलता कितनी है? स्मॉल m, और दोनों ध्रुवों के मध्य दूरी कितनी है? r और r, कितना हो गया बच्चों? 2r। यहां से लेकर यहां तक r है, और यहां से लेकर यहां तक भी कितनी है? r। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r, तो m इंटू 2r। तो आप देख सकते हैं m डैश इज इक्वल टू कितना चेंज हुआ? देखो 2m, r की जगह में क्या लिख सकता हूं? l अपॉन पाई, ठीक है। स्मॉल r की जगह मैंने क्या लिख दिया? l अपॉन पाई। तो यहां से आप देख रहे हैं कि m डैश इज इक्वल टू m इंटू l को मैं m लिख सकता हूं, तो क्या आ गया? 2m अपॉन पाई। क्या आ गया? अब पहले m था इसका चुंबकीय आघूर्ण, अब कितना हो गया? 2m अपॉन पाई। ठीक है, ठीक है, क्लियर आपको दिखाई दे रहा है? फोकस, ठीक है ना, फोकस। तो m डैश इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? 2m अपॉन पाई। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर हम किसी m चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को स्मॉल r त्रिज्या के अर्धवृत्त के रूप में मोड़ते हैं, तो अब जो आपके पास परिवर्तित या नया चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या हो जाता है? 2m अपॉन पाई, ठीक है। चलो और देखते हैं। यस, सपोज करो दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके सामने। यस, तो बच्चों सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूं आपके सामने। यदि
दो क्षण चुंबक आपके पास हैं, यदि दो क्षण चुंबकों के जो चुंबकीय आघूर्ण है, मैग्नेटिक मोमेंटा, दो क्षण चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण यानी क्रमशः अगर मैं मानूं इसे m1 वेक्टर और m2 वेक्टर परस्पर थीटा कोण पर हो, क्या हो बच्चों, थीटा कोण पर हो, कि मतलब आपके पास दो क्षण चुंबक है, उनके चुंबकीय आघूर्ण एक का m1 है, दूसरे का m2 है, और वो थीटा कोण पर है, तो क्या होगा हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो बच्चों बात कुछ इस तरह की है कि सपोज करो दिस इज एक आपके पास बार मैग्नेट, ये मानो S और ये N, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटा है वो m1 हो गया, और ये सपोज करो दूसरे का हमारे पास ये क्षण चुंबक है SN, और इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है m2, तो ये क्या हो गया बच्चों, थीटा। तो बिल्कुल आप जानते हो ये होगा परिणामी चुंबकीय आघूर्ण m, S और N, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या होगा बताओ इसका फॉर्मूला। तो बिल्कुल आपने पढ़ा है 11th क्लास में कि दो सदिश अगर थीटा कोण पे होते हैं तो परिणामी सदिश का परिमाण क्या होता है बताओ, कि m इज इक्वल टू अंडर द रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 कॉस ऑफ थीटा। तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब कैसे भी आ जाए, चाहे समांतर आ जाए चाहे लंबवत आ जाए, आप इससे निकाल सकते हो। दिशा क्या होगी, ये तो परिमाण आ गया। डायरेक्शन की बात करोगे तो डायरेक्शन के लिए आपको पता है, सपोज करो एंगल हम क्या मान लेते हैं, अल्फा, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होता है बताओ, q sin थीटा, यानी यहाँ m2 आ जाएगा, यानी m2 sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2, फॉर्मूला होता था ना q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, तो m1 प्लस m2 cos थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया बच्चों, अल्फा का। तो इस तरह हम परिमाण और दिशा निकाल सकते हैं अगर दोनों के मध्य एंगल कितना दे रखा हो, थीटा दे रखा हो, ठीक है। नेक्स्ट, और देखिए तीसरा एग्जांपल लेके चले। तो सपोज करो बच्चों ये कोई धारावाही तार है मेरे पास, क्या ये धारावाही तार, एक निश्चित लंबाई है इसकी, मान लो L इसकी लंबाई है, ठीक है। तो ये क्या माना मैंने, L लंबाई का धारावाही तार, क्या ये L लंबाई का धारावाही तार। अब इसको कैसे भी मोड़ सकते हो, ये L लंबाई का धारावाही तार मेरे पास है, इसको आप किसी भी आकृति में मोड़ सकते हो। तो सपोज करो इस L लंबाई के धारावाही तार को मोड़कर मैंने एक वर्ग बना दिया, ये लो भाई, इसकी भुजा क्या मान ली A, ये भी A, ये भी A, ये भी A, ठीक है। मान लो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, क्लियर है। तो करंट I फ्लो हो रहा है तो I होगा इसमें भी। तो हमने धारावाही तार को हमने वर्ग के रूप में बना दिया, स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर क्या बना दिया, वर्ग के रूप में बना दिया। तो अब बच्चों लूप बन गया। तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैसे करना है हमें, बिल्कुल आपको पता है पूरी लंबाई तो L है, तो क्या होगा भाई, L इज इक्वल टू बताओ A प्लस A प्लस A प्लस A, कितना हो गया 4A, ये तो होगा बराबर, क्योंकि इसी से तो आपने वर्ग बनाया पूरा, इसी में मोड़ मार के आपने लूप बना दिया। तो L इक्वल टू क्या हो गया 4A, और इस लूप का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा स्क्वायर A स्क्वायर। तो बताओ चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता था, M इज इक्वल टू IA, M इज इक्वल टू IA। तो क्या होगा देखो, M इज इक्वल टू I, A का मतलब A स्क्वायर, A का मतलब क्या हो गया A स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहां से कि A स्क्वायर है, तो M इज इक्वल टू I। अब देखो
ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, l/4। ए की वैल्यू क्या है बच्चों, l/4। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो यहां से आप देख रहे हैं ए इज इक्वल टू मेरे पास है l/4, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, l² / 16। तो ये आ गया चुंबकीय गुण IL² / 16। समझ गया ना। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव ड्राइव क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखें आप। IL² / 16 क्लियर है। ओके, और देखें तो चलो, अभी तो आपने स्क्वायर बना दिया। अब ये आपके पास धारावाही तार था, देखो ये कोई धारावाही तार था, इसमें करंट कितनी है I और इसकी लेंथ कितनी है L, ठीक है। ओके, तो अब मान लो आपने इसको किस में कन्वर्ट करोगे भाई, सपोज करो आपने इसको बना दिया एक सर्किल, एक सर्किल बना दिया, वृत्त बना दिया, ये लो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या बना दिया मैंने, इसको एक सर्किल बना दिया, ठीक है। एक धारावाही तार था, उसमें I धारा है, L उसकी लंबाई है, तो आपने क्या बना दिया, एक सर्किल बना दिया। ओके, तो क्या होगा बताओ कि इस लूप की जो लंबाई होगी L इज इक्वल टू क्या होगा, 2πr, क्योंकि इसकी परिधि हम क्या मान लें, r त्रिज्या वाली परिधि क्या होती है, 2πr, त्रिज्या क्या हो गई r, तो L इज इक्वल टू क्या हो गया, 2πr, ठीक है भाई। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, A इज इक्वल टू आपका हो गया सर πr²। करंट कितना है I, तो बताओ चुंबकीय गुण क्या होगा, M इज इक्वल टू IA। तो बच्चों यहां से देखो M इज इक्वल टू I, तो I करंट फ्लो हो रहा है, इसमें तार में I करंट है, तो इसमें भी तो I करंट होगा भाई, एक वही बात है, केवल हमने शेप बदल दी उसकी। ओके, A कितना है, A है πr², A कितना है πr², तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ R। तो यहां से बच्चों देखो L इज इक्वल टू कितना है, 2πr, तो यहां से R कितना मिल गया आपको R मिल गया L/2π। तो R की वैल्यू पुट करें L/2π, तो बच्चों M इज इक्वल टू I/π, R स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, L²/2π, इसका स्क्वायर क्या होगा, 4π²। एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इस सर्किल का, इस लूप का हमारे पास जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो कितना होगा, ये मिल गया IL²/4π। क्लियर है ना, IL²/4π। ठीक है। ठीक है बच्चों, और देखें, और आप देख सकते हैं अगर मैंने ये जो तार था जिसकी लंबाई कितनी थी L, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I, इससे मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। L लंबाई का क्या बना दिया, सॉरी A मोल इसको, A लंबाई का हमने क्या बना दिया, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ओके, तो आप देखें लूप बन गया, तो क्या होगा इसका, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं L लंबाई, तो भाई L इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस A प्लस A, कितना हो गया, 3A। क्लियर। ओके, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो मुझे क्या होता है, करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें, करंट तो है ही I, बताओ समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है जिसको मैं A बोल दूं, तो A इज इक्वल टू क्या होता है, बिल्कुल आपको पता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी A²। ओके ओके, तो बताओ चुंबकीय आघूर्ण M इज इक्वल टू क्या हुआ, IA। M इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, IA, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं M इज इक्वल टू I, बच्चों A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर A², ठीक है। तो देखो आप समीकरण नंबर 1 से A की वैल्यू देख सकते हैं, बताओ A की वैल्यू क्या आएगी, L/3, तो M इज इक्वल टू देखो I
और ये √3/4 है मेरे पास अलग से। ए स्क्वायर का मतलब L²/9। भाई ए की वैल्यू क्या हो गई L/3। यहां से आप देख रहे हैं ए क्या आएगा L/3, तो ए स्क्वायर क्या है L²/9। तो आप देख सकते हैं यहां से जो वैल्यू आई मेरे पास कैपिटल M इज इक्वल टू 9 को आप क्या लिख सकते हो 3×3। क्या लिख सकते हो भाई 3×3, या मत लिखो इसको आप ऐसे रहने दो चाहे। क्या कहते देखो √3 4 9 36 इंटू IL²। ठीक है, √3/36 इंटू IL²। तो किसी भी तरह आपको दे सकते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और एक और देखें अपन इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, काफी पूछते हैं इसको कि टोरॉइड का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। टोरॉइड का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है बताओ। टोरॉइड का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो टोरॉइड कैसे बनाओगे, आप कहोगे सर ये हमारे पास सपोज करो छड़ चुंबक था या कोई भी तार था, एन और एस इसमें ध्रुव थे, तो दोनों ध्रुवों को मिला दोगे तो ऐसे तो बनेगा टोरॉइड। दोनों को आपको मिला दिया तो यहां जो प्रभावकारी लंबाई है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। प्रभावकारी लंबाई होगी, दोनों को आपने मिला दिया, एन और एस को मिला दिया, दूरी बची नहीं, तो L 0 हो गया। तो टोरॉइड का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है 0। वेरी इंपॉर्टेंट, टोरॉइड का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है बच्चों 0। ठीक है, तो आज हमने चुंबकीय आघूर्ण के बारे में पढ़ा, चुंबकीय द्विध्रुव हमने पढ़ा, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।